हेलो डियर स्टूडेंट। तो अंतिम घड़ी में मैं आपके लिए यहाँ पर 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ टोटल जैक बोर्ड क्लास 10 के लिए, जो आज एग्जाम होने वाला है। अंतिम घड़ी आपके लिए है। यहाँ पर विज्ञान का 17 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको अति लघु 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 उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ये तीनों इंक्लूड मिलेगा, शामिल मिलेगा। ठीक है, 17 प्रश्न को आपको रट लेना है पूरा अच्छी तरीके से। पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, तो एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। देखिए उत्तर दिया है यहाँ पे प्रश्न है, फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रकाश के प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा एवं गति में परिवर्तन होता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश को एक दिशा से दूसरे दिशा में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दिशा परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। देखिए एक तरफ आपको लिख देना है निकट दृष्टि दोष और एक तरफ आपको लिख देना है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और ऊपर लिखना है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर, और एक साइड निकट दृष्टि दोष और एक तरफ दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में सबसे पहले आपको लिखना है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, यानी जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, और इस साइड आपको दूर दृष्टि में लिखना है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, यानी जब दूर दृष्टि होती है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। उसके बाद इसमें निकट में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है और इसमें है निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, इसमें है इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, और दूर में है कि इसे उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, याद रखेगा। इस तरीके से अंतर आपको तीन तीन लिख देना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में इस तरीके से आपको अंतर लिखना है एग्जाम में आए तो। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब फाइनली चलते हैं अपने यहाँ पे। देखिए अब चलते हैं अपने फाइनली 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व ही क्यों है। तो देखिए उसका उत्तर दिया गया है, प्रथम आवर्त का अर्थ कक्षा की संख्या 1 है। कक्षा 1 में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आयात परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2 वाले तत्व ही रह सकते हैं, इसलिए प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से बोले आपको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ और 4th नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। चलिए इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए 4 है, बीजाणु जनन की क्रिया को समझाए। उत्तर है, अथवा बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए उत्तर है, बीजाणु जनन एकल जीवों में काफी अधिक पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि में एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, वहां वे पुनः अनेक जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, यानी बीजाणु जनन की क्रिया को समझाए या बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं, दोनों में से कोई भी आवे, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अब चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि जैव भू रसायन चक्र क्या है, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण लिखिए। ठीक है, उत्तर है, भूमि में पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं, उनसे तरह तरह के यौगिक का संश्लेषण होता है, जिन्हें जैव रसायन कहते हैं। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारु की मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्रण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है यहाँ पे जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और आहार चक्र। ठीक है, यहाँ पे 2 देना था, मैंने 3 आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से जैव भू रसायन चक्र क्या है आए तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है,
संसाधन प्रबंधन क्या है? ठीक है? उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि संसाधन प्रबंधन एक कार्य योजना है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करना, संसाधनों का संरक्षण करना तथा आम लोगों को संसाधनों से होने वाले लाभों को उपलब्ध कराना आदि। संसाधन प्रबंधन में अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक लाभों को ध्यान में रखा जाता है। संसाधन प्रबंधन माने संसाधन का पर रोक, ठीक है? यानी खराब चीज़ों से जैसे दोहन हो रहा है संसाधन का तो उस पे नियंत्रित करना, ठीक है? यानी रुकाव करना, ठीक है? संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है? इसी को बोलते हैं संसाधन प्रबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है? उत्तर है यहाँ पे कि तारे से चलने वाले तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता है। क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व एवं ताप लगातार बदलता रहता है, जिससे वह विरल एवं सघन माध्यम का कार्य करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे आँख तक पहुँचने वाली प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। ठीक है? इस तरीके से आपको लिख देना है उत्तर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है? चलिए आयोडीन युक्त या नमक में आयोडीन शामिल हो वैसे नमक को प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो उत्तर है कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होने पर थायरॉक्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसकी कमी से गाइटर नामक रोग होता है, जिसे घेघा रोग कहते हैं। घेघा रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग में गर्दन की नस फूल जाती है। इसमें घेघा रोग में क्या होता है, गर्दन का नस जो होता है वो बड़ा हो जाता है। देखिए किसी-किसी का गर्दन बड़ा हुआ हो यानी समझना उसको घेघा रोग है, यानी वहाँ पे आयोडीन की कमी है, ठीक है? तो यहाँ पे आयोडीन की जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचता है। जिस क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी होती है, उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि देखिए जहाँ के नमक में पानी में आयोडीन की कमी होगा, वहाँ उ उस क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा घेघा रोग की समस्या, ठीक है? आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि वैसा नमक का प्रयोग कीजिए जो आयोडीन युक्त हो, ठीक है? जिससे घेघा रोग से बचा जा सके, ठीक है? तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों और क्यों नहीं? तो उत्तर है, कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। आमतौर पर सौर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन वास्तव में और सेल में भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त विकिरण को प्राप्त करती है। ठीक है? इस तरीके से ऊर्जा के स्रोत को प्रदूषण से मुक्त हो सकता है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है क्वेश्चन आए तो, ठीक है? क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है? इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए 10 है, एक ही वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों? ठीक है? उत्तर है कि एक वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबों की संयोजकता समान होती है। संयोजकता समान होने के कारण गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है? चलिए, बोले ना एक बार आप पढ़ लीजिएगा आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र परिसंचरण तंत्र में अपमार्जक यानी अपघटकों की क्या भूमिका है? ठीक है? उत्तर यहाँ पे दिया गया है, पारितंत्र में उत्तर में दिया गया है कि किसी परितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मृत जीवी सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक मृत जैव अवशोषणों का अपमार्जन करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
मिट्टी से ये पदार्थ पौधों में चले जाते हैं, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार अपमार्जक परितंत्र एवं आहार तंत्र को संतुलित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेते होंगे, अच्छी तरीके से समझ आ जाता होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है, ओजोन परत में ह्रास क्यों हो रहा है, इसके कारण इसका क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, उत्तर है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, अग्निशामक युक्त तथा एरोसोल स्प्रे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी होता है। विश्व में इन चीजों के अत्यधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में सीएफसी की मात्रा बढ़ जाती है। सीएफसी वायुमंडल के ऊपरी सतह, जिसे ओजोन परत कहते हैं, वहां जाकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर इस परत को पतला बनाता है। इसे ओजोन अवक्षय या ह्रास कहते हैं। ठीक है, इसी से हमारा ओजोन परत में छिद्र होती है, यानी ह्रास होता है, यानी ओजोन परत में कमी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। ओजोन परत के यहाँ पे अक्षय का दुष्प्रभाव क्यों है, परत के अपक्षय के दुष्प्रभाव। ओजोन परत सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को परावर्तित कर वायुमंडल में घुसने से रोकती है। ठीक है, ओजोन परत में सूर्य प्रकाश उपस्थित पराबैंगनी किरण को परावर्तित वायुमंडल में घुसने से रोकती है। ओजोन परत में ह्रास के कारण अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगती है। यह किरण जीवों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिप्रद है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका कारण है यहाँ पे, इसके कारण त्वचा कैंसर होता है, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है, अनुवांशिक रोग आदि होते हैं। ठीक है, ये इसके कारण है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पूरा आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, ओजोन परत में ह्रास क्यों हो रहा है, इसके दुष्प्रभाव। तो ये देखिए यहाँ पे बता दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र व्यवहार के 3 उदाहरण दे। ठीक है, पर्यावरण मित्र व्यवहार के 3 उदाहरण दे, जिससे पर्यावरण हमारा मित्र बन सके। पहला है प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग करना। दूसरा है जरूरत न होने पर बल्ब तथा पंखे के स्विच को बंद कर देना। और तीसरा है स्कूल या ऑफिस पैदल जाना। ठीक है, इस तरीके से पर्यावरण का हम मित्र बन सकते हैं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर यहाँ पे, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, उत्तर है यहाँ पे, ग्रह तारे की अपेक्षा पृथ्वी से नजदीक है, इसलिए यह बड़ा दिखाई देते हैं। ग्रह बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जाए तो तब भी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको लिख देना, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ आएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, याद नहीं हो तो उससे संबंधित आपको कुछ लिखना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख दे। चलिए 15 है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, एक तरफ आपको लिखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखना है आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त में पहला लिखना है, इनमें कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा संतुष्ट होते हैं। ठीक है, असंतृप्त में यहाँ पे लिखना है कि इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध रहता है। ठीक है, अब देखिए असंतृप्त में लिखना है, संतृप्त में ये कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त में ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, चलिए संतृप्त में तीसरा है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, असंतृप्त में तीसरा है, इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र यहाँ पे CnH2n-2 होता है। ठीक है, चलिए इसमें अगला है, यहाँ पे चौथा है, इसे एल्केन कहते हैं। इसमें असंतृप्त में चौथा है, इसे एल्कीन एवं एल्काइन कहते हैं। ठीक है, चलिए संतृप्त में पांचवा है, इसका प्रथम सदस्य मीथेन यानी CH4 होता है। ठीक है, और असंतृप्त में पांचवा है कि इसका प्रथम सदस्य क्रमशः एथीन C2H4 एवं एथाइन C2H2 है। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों में संतृप्त और असंतृप्त में अंतर लिख देना है। ठीक है, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में एडिनेलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, उत्तर है एड्रोनेलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यह सीधे रक्त में मिलकर
पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है, जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, श्वसन दर तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन परिवर्तनों के कारण हमारा शरीर असामान्य एवं संकटग्रस्त परिस्थिति में निपटने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, देखिए इतना समझाकर आपको आंसर लिखा गया है, लिखा हूं मैं इतना समझाकर। ठीक है, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे पढ़ के जाइएगा तो सिर्फ वहां से आप लिख दीजिएगा वहां पर, लेकिन आप पढ़ के ढंग से जाना है आपको। ठीक है, चले 17 नंबर यहाँ पे है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? उत्तर है, अभी हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग अधिकतम रूप में करते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण जटिल एवं बहुत लंबी प्रक्रिया से होता है। ठीक है, आज के इस वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीक के बढ़ते कदम में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए परंपरागत स्रोतों पर आश्रित रहना संभव नहीं है, अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 17 नंबर आंसर भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, जो बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, जो आज के लिए आपके रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं आपके लिए 17 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद एक वीडियो अभी महातांडव बोला हूं कराने के लिए, 200 ऑब्जेक्टिव का महातांडव कराऊंगा। ठीक है, चैनल पर नहीं है तो जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और जब आप एग्जाम से लौटे तो आपके चेहरे पर रौनक हो, मैं यही देखना चाहता हूं। ठीक है, आपको आज तांडव कराना है, एग्जाम में आप तांडव करेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।